नमस्कार, कंज्यूमर स्किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। जब आप कोई सामान को खरीदने दुकान में जाते हैं तो सामान अच्छा है बुरा है ये दो चीज़ों से तय करते हैं। एक तो खुद देखकर समझकर और अपने अनुभव से, और दूसरा दुकानदार की बातों से, आसपास लोगों की बातों से जो अपने सामान की गुण दोष बताता है, यानी कि दुकानदार पर भरोसा करके। लेकिन जब आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो इसकी अच्छाई बुराई सिर्फ एक पैमाने पर ही तोलते हैं, और वो है रिव्यू। लेकिन जब रिव्यू ही फर्जी हो तो क्या होगा? जी हाँ, अब तक आपने जिन रिव्यूज़ पर भरोसा किया है, हो सकता है उन्होंने आपको धोखा दिया हो। इसीलिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट्स और सर्विस की फर्जी रिव्यू को रोकने के लिए सरकार ने काफ़ी समय से माथापच्ची शुरू की थी, और जिसका आज थोड़ा बहुत पहला कदम सरकार ने उठाया है। और आज कुछ कदम उठाए हैं। क्या सरकार के कदम कारगर होंगे और रिव्यूज़ के फेक तंत्र पर ये कदम कितना लगाम लगा पाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं फेक रिव्यूज़ गाइडलाइंस को लेकर कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के साथ बातचीत में क्या कहा। कौन से 3 या 4 क्षेत्र हैं जहां पे सबसे ज्यादा सरकार को इस तरीके के फेक रिव्यूज की शिकायत मिल रही थी, और अब कहां किस तरीके से आप इसको रोक लगाना चाहेंगे? मेरे ख्याल से होटल्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रैवल टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स और जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेक रिव्यूज़ की शिकायतें आती हैं। तो हमने जून में ये प्रक्रिया प्रारंभ की थी, और अब BIS के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तैयार हो गए हैं, और ये इसी सप्ताह एप्लीकेबल भी हो जाएंगे। इसमें ये व्यवस्था है कि हर वेबसाइट जो ई कॉमर्स में इंडल्ज करती है उसका एक रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, जो ढांचा इस स्टैंडर्ड में प्रिस्क्राइब्ड है उसके अनुरूप ये देखे कि कौन से रिव्यू फ्रॉडुलेंट हैं, कौन से रिव्यू अनएक्सेप्टेबल हैं, ताकि जो कंज्यूमर को रिव्यू परचेज करते टाइम दिखें वो विश्वसनीय हो। ठीक है। और जो रिव्यूअर है, यानी कि हम आप जो लोग रिव्यू पोस्ट करते हैं, उन पर किस तरह की जिम्मेदारी तय होगी और उनको किस तरीके की मैकेनिज्म को उसका पालन करना होगा? तो रिव्यूअर जो है उसकी जो आइडेंटिटी है उसको चिन्हित करना, उसको अश्योर करना कि ये सही में व्यक्ति है, ये कोई रोबोट तो नहीं कर रहा, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट तो नहीं कर रही है। एक तो उसकी जिसको ट्रेसेबिलिटी कहते हैं, और वो जिस चीज़ का रिव्यू लिख रहा है वो चीज़ एक्चुअल में उसने खरीदी और कंज्यूम की या वो सर्विस का उसने उपभोग किया। ये 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि वो उसके बारे में जांच करने के बाद ही उस रिव्यू को वेबसाइट पर लोड किया जाए। और अगर मैं ये समझता हूं कि ये जो रिव्यू पोस्ट किया गया है वो फेक है, वो गलत है, तो क्या मैं उसकी शिकायत कर सकता हूं? कहां कहां कर सकता हूं और उससे किस तरीके का एक्शन की उम्मीद की जा सकती है? फेक रिव्यू तो पहले आप उस जिस वेबसाइट की फेक है उसी पे कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको लगे कि वो सुनवाई नहीं हो रही है और उसकी वजह से ग्राहकों को मूर्ख बनाया जाकर और उनको अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस में इंडल्ज किया जा रहा है, तो आप किसी भी कंज्यूमर कमीशन, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन या CCPA में कंप्लेंट कर सकते हो। चलिए, और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। काफ़ी शानदार मेहमानों का पैनल है। बेजोन मिश्रा सर हैं, कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। जहांगीर गई साहब हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट। जैस्मिन दावड़ा, डिजिटल मार्केटर। और अरविंद प्रकाश, एडयोगी हैं, ये हेड ऑफ ऑपरेशन एडयोगी हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बेजोन सर, आपके पास आना चाहूँगा। मैं पहले अपना रिव्यू दे दूं। मुझे लगा था सुबह से कि जो फैसला आएगा काफ़ी तगड़ा होगा और उसमें क्लियरिटी होगी कि इस चीज़ से हमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, कंज्यूमर को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जब ये हमने जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें मुझे सिर्फ ये लगता है कि सरकार के पास अभी तक ठोस नीति मुझे इसमें नज़र नहीं आई। आप इस फैसले को लेकर आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। माय फर्स्ट रिएक्शन है, पहला कदम, सही कदम, सही दिशा पे अब हम लोग जा रहे हैं। इट्स अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट मैनर, क्योंकि अब एक मानक बना दिया गया है, एक गाइडलाइन आ गया है जिसके तहत एक आम उपभोक्ता ये देख सकता है कि कितने लोग इसको मान्यता दे रहा है, इस गाइडलाइन को, और कितने लोग इस मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो BIS के तहत चूंकि ये किया गया है तो हम BIS से लाइसेंस ले सकते हैं, और यदि हम लाइसेंस ले रहे हैं तो हम अपने को उत्तरदायित्व कर रहे हैं, अपने को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं उपभोक्ताओं को कि हम इस गाइडलाइन की मापदंड को मानक देते हैं और इनको मान्यता देते हैं, और हम प्लेज करते हैं कि हम उपभोक्ताओं को इसके दरमियान रिव्यू को संचालक करेंगे।
और उस ढंग से वो अपना नोडल ऑफिसर या अपना जो भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लाएंगे, इससे एक लोगों में ट्रस्ट पैदा होगा। तो एक पहला कदम है, लेकिन हम सोचते हैं कि अभी जर्नी हैज जस्ट बिगन। अभी हम लोग को बहुत दूर जाना है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 20 साल से करने के लिए, लेकिन अब सरकार ने एक कदम ले लिया है जो हम लोग चाह रहे थे कि एक गाइडलाइन, एक मानक आ जाए। अब हम लोग को देखना है कि कौन इसको मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, किस ढंग से चल रहा है, कैसे हम जो सही लोग हैं उनको सामने उभर कर ला सके और जो लोग फेक रिव्यू कर रहे हैं उनको हम लोग एक्सपोज कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है और इसके लिए हम लोग को एक कोई रेटिंग सिस्टम लाना अनिवार्य है, क्योंकि आम उपभोक्ता एक सरल भाषा समझता है और वो भाषा समझता है जो वो समझ पाते हैं। तो हम लोगों को एक रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहिए। हम लोग को हर साल ये बताना चाहिए कि कौन सा वेबसाइट सही नहीं रहे, कौन सा वेबसाइट सही काम नहीं कर रहे हैं, और एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म लाना होगा सरकार को बीआईएस के तहत। बीआईएस केवल मानक बनाने से नहीं काम चलता है, उस मानक का पालन कितने लोग कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, कौन व्यक्ति है जो नहीं कर रहा है और कह रहा है कि हम बीआईएस के रजिस्टर्ड मानक अधिकार हैं हमारा और हम रजिस्टर्ड, हम लाइसेंस लिए हैं, लेकिन वो लाइसेंस लेने के बाद वो नहीं मान रहे हैं उसको। वो कितने लोग हैं जो ऐसा कर रहा है, ये भी हम लोग को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। तो नेमिंग एंड शेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा उपलब्धि है जहां से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अब जर्नी शुरुआत हुआ है, लेकिन काफी हम लोग को डिस्टेंस कवर करना होगा और वो जल्दी से जल्दी कवर होना चाहिए ताकि आम उपभोक्ता ये समझे कि सरकार सीरियस है इस सब काम को लेकर, इस नीतियों को लेकर। और जैसे आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा है कि ये एक नीति का दिशा देनी चाहिए सही ढंग से, जो सही सच्चाई के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ लोगों के साथ एक संबंध बना सकेगा और एक विश्वास पैदा कर सकेगा। क्योंकि सूचना, इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राहकों के लिए, और क्रेडिबल सूचना, जो सही सूचना है, ऑनेस्ट सूचना, वो सरकार का जिम्मेदारी बनता है लाने के लिए, या इंडस्ट्री जॉइंटली इस काम को करना चाहिए, बिल्कुल, जिस इंडस्ट्री पे भी ट्रस्ट पैदा हो। हम सोचते हैं कि बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है हमारे देश में जो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन उनके पास उतना साधन नहीं है कि वो अपना प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करें। लेकिन कई उपभोक्ताओं को मालूम होता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन चूंकि उनके पास साधन नहीं है, वो फेक रिव्यू नहीं करते हैं, वो सच्चाई पे चलते हैं, लेकिन वो छुप जाते हैं, वो इस भीड़ भड़के में वो छुप जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि अब वो छोटे उद्योग के लोग जो अच्छा गुणवत्ता के साथ, अच्छे तरीकों के साथ हमारे इंडिया में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में उनका उतना दिखावा नहीं है। तो बेजो सर, यानी कि आपका कहना है कि पहला कदम अच्छा, शानदार है और आने वाले टाइम में और इस दिशा में हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जहांगीर सर आपके पास आना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने जो पहला कदम उठाया है, इसमें कितनी अच्छी चीज़ें हैं, क्या होनी चाहिए थी और क्या कितनी सख्ताई इसमें दिखती है आपको? जो कदम उठाया है वो एकदम जरूरी कदम है, कारण जो उपभोक्ता खरीदने के लिए वेबसाइट पे रिव्यू देखते हैं, तो सच रिव्यू है तो ही इज गाइडेड बाय इट, गलत रिव्यू है तो ही इज मिसलेड बाय इट। तो ये सच रिव्यू और गलत रिव्यू दोनों को सेपरेट करने के लिए एक मैकेनिज्म जरूरी है। नियत अच्छी है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन है वो कठिन है। बिकॉज अभी आपको कैसे मालूम, जो मेरी कंपनी होगी, मेरे को प्रमोट करने का होगा, तो मैं मेरे दोस्तों के पास फेक रिव्यूज लिखाऊंगा कि ये आइटम खरीदा है, मैंने खरीदा है, अच्छा आइटम है। अभी आप वो कैसे फिल्टर करेंगे कि मैंने सचमुच खरीदा है कि नहीं खरीदा है? तो वो फिल्टरेशन मैकेनिज्म है, वो सबसे महत्व की है। अगर जो अपने हाथ में प्रूफ आएगा तो
तो उसकी आगे जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जाने का, सीसीपी में जाने का, क्या करने का, वो अलग आगे का कदम है। लेकिन पहले पुरावा आना मांगता है और वो सबसे कठिन चीज है। तो उसके लिए उपभोक्ता कुछ कर नहीं सकता है। सरकार को कुछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हिसाब के रैंडम चेक्स करना पड़ेगा, जिससे रैंडमली चेक करेंगे। 50 रिव्यू है, उसमें से 10 को कांटेक्ट करेंगे, सच है, लिया है, किधर है बिल है, क्या है, किधर से खरीदा है, तो पता चलेगा। नहीं तो ये पेपर पे ही रहेगा कानून और कोई काम का नहीं आएगा उपभोक्ता को। दूसरी एक बात है कि जो ग्राहक न्यायालय फॉरम्स है, कमीशन है, उसमें आज ऐसी परिस्थिति है कि एक केस पर्टिकुलरली बड़े शहरों में 8 से 10 साल चलता है। अभी 8 से 10 साल चलेगा केस, तो उतने टाइम में कितना ग्राहक मिसलेड हो जाएंगे। एक ग्राहक, अभी मेरे को कंप्लेन करना है तो मेरे को वकील करना पड़ेगा। आप बोलते हैं वकील का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं काम छोड़ के जाऊं तो कितनी लीव लेनी पड़ती है, कितनी तारीख पे तारीख। कंज्यूमर कोर्ट्स एज बैड एज दिक्कतें यहाँ भी नजर आएंगी। जहांगीर सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जैस्मीन से सवाल पूछना चाहूँगा कि जो जहांगीर सर एक वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे पता चलेगा कि रिव्यू फेक है या रियल, क्या आपके पास इसका जवाब है? जी, एज अ डिजिटल मार्केटर फेक रिव्यूज आइडेंटिफाई करना हमारा पेशा रहता है, तो एकदम सही क्वेश्चन है। तो क्या है, क्योंकि जैसा सब जानते हैं 91% लोग 100 में से 91 लोग ऑनलाइन रिव्यूज को ट्रस्ट करते हैं, जैसे कि हम पर्सनल रिकमेंडेशंस को कितना ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट 4 स्टार रेटिंग से नीचे रहता है तो उसको खरीदते नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वाले होते हैं, वो उनके लिए एक जरिया है कि भाई लोग इसको ट्रस्ट करते हैं तो उसको फेक बनाए। तो क्योंकि क्या है, अगर मुझे एक अच्छा रिव्यू दिखता है तो वो प्रोडक्ट में अगर थोड़ा महंगा रहेगा तो भी मैं खरीदना चाहूंगा। तो फेक रिव्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। फेक रिव्यूज को सबसे पहले तो ये है कि एक रिव्यू रहता है, एक नॉर्मल जेन्युइन रिव्यू रहता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका एक मॉडरेट टोन होता है बात करने का। कभी भी वो रिव्यू में ज्यादा ऊंचे आवाज में या गाली गलौज वैसे अब्यूजिव टोन्स नहीं रहते, एक मॉडरेट टोन रहता है। दूसरा ये रहता है कि जेन्युइन रिव्यू जो है वो हमेशा स्पेसिफिक रहता है, ये प्रोडक्ट के बारे में ऐसा ऐसा हुआ था, क्लियर रहता है। अगर क्रिटिसिज्म या प्रेजिंग जनरल या नॉन स्पेसिफिक रहती है तो समझ लेना कि ये रिव्यू जो है पक्का फेक है। वो जो जेनरिक बात करेंगे, कभी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है, जो रिव्यू है वो कॉम्पिटिटर के बारे में एकदम ऊंची अच्छी बातें बताएगा। यानी ये समझ लीजिए कि ये जो है वो आपके कॉम्पिटिटर के साथ एसोसिएट किया हुआ रिव्यू है। और चौथी बात जो है वो है कि भाई जो आपके पॉजिटिव रिव्यूज है, बहुत सारे रिव्यूज बहुत कम टाइम में अगर आ गए, अगर कल मेरे अकाउंट में 4 या 5 पॉजिटिव रिव्यूज थे, अचानक मेरे अकाउंट में 200 रिव्यूज आ गए, तो आप समझ जाइए कि ये रिव्यू डेफिनेटली फेक है। तो इस तरह से उन्हें आइडेंटिफाई करना अच्छी बात है। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज के कंज्यूमर्स इतने अवेयर हो चुके हैं तो उनको पता है कि अगर सारे के सारे रिव्यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है तो भाई कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है सामने वाले के लिए, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो नेगेटिव रिव्यू ये बताता है कि सामने वाला जेन्युइन है, हाँ मुझसे गलती हुई है और मैंने उसे इस तरह से करेक्ट की है। तो लोग आज नेगेटिव रिव्यूज भी देखते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज भी देखते हैं, और अगर पॉजिटिव रिव्यूज ज्यादा है और सामने वाले ने नेगेटिव वाले को अच्छे से अटेंड करके सॉल्व किया है तो वो प्रोडक्ट हम लोग बाकायदा खरीदेंगे। बिल्कुल। अरविंद सर, अब आपकी बारी, आप मुझे ये समझाइए, अगर ये रिव्यूज़ का सीन जो है अगर ई कॉमर्स कंपनी हटा दे तो कितना इसका मार्केट पर असर पड़ेगा? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देखिए, अगर इसको हटा देंगे, जो कि हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे, इसके 2 रीजन हैं। सब लोगों ने बात करी अभी कि जो भी फर्स्ट टाइम यूजर आता है ई कॉमर्स के अंदर, वो सबसे पहले डिपेंड करता है कि और लोगों ने रिव्यूज में उस प्रोडक्ट के बारे में क्या बोला। अगर हम अपने
सेकंड टियर और थर्ड टियर सिटी की बात करें, अगर मैं कोई गाड़ी या बाइक खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं आसपास के लोगों से पता करता हूँ कि ये बाइक कैसी चल रही है। सेम ऑनलाइन के केस में अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को यूज करा है, उन लोगों ने उस प्रोडक्ट को कैसा लगा उनको प्रोडक्ट। एक चीज जो हम लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरीके से इंडिया का ई कॉमर्स कंज्यूमर बढ़ रहा है, एज ऑफ नाउ हमारे पास 165 मिलियन शॉपर्स, ऑलमोस्ट 16 करोड़ के आसपास कंज्यूमर है, जो कि 2025 तक 350 मिलियन होने वाले हैं, 35 करोड़। ये जो नए 20 करोड़ यूजर आएंगे, ये सारे के सारे डिपेंडेंट होंगे हमारे एग्जिस्टिंग रिव्यूज पे। सो अगर ये रिव्यू सही नहीं है, अगर इनका मैकेनिज्म सही नहीं है, तो ये इंडिया की ओवरऑल ई कॉमर्स जर्नी को इन कमिंग डेकेड विल इम्पैक्ट, बिकॉज जो नए लोग आएंगे दे विल गेट द प्रोडक्ट, बट इफ दे डोंट हैव द करेक्ट रिव्यू, इफ दे अगर उनको नहीं पता है कि जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट उनको बाद में अच्छा लगा है नहीं लगा, तो वो लोग डिस्करेज हो जाएंगे और फिर वो अपनी सेकंड परचेज, तीसरी परचेज, चौथी परचेज नहीं करेंगे। ये इम्पैक्ट करेगा इंडिया के टोटल ई कॉमर्स कल्चर को भी। सो ये राइट डिसीजन है। अब आपके क्वेश्चन को इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिव्यूज हमें रखने चाहिए और ये ब्रांड को भी हेल्प करता है। हम एडीओबी में ऑलमोस्ट 200 प्लस ब्रांड के साथ में काम करते हैं, D2C ब्रांड के साथ में। मोस्टली हम लोग एसएमई के साथ में काम करते हैं, जो कि छोटी यूजर है। जैसे ही वो एक पर्टिकुलर ब्रांड एक सर्टेन लेवल तक पहुंचता है, 100 करोड़ 50 करोड़ के रेवेन्यू पे, तब ये एक ब्लड हेड और आई वुड से कि एक गलत तरीका भी है उनके कॉम्पिटिटर ब्रांड के थ्रू उस ब्रांड को नीचा करने के लिए। स्पेशली ये ब्यूटी और एफएमसीजी में काफी देखा गया है छोटे ब्रांड के केस में कि आपके कॉम्पिटिटर ब्रांड आपके बारे में रिव्यूज पोस्ट कर सकते हैं। इफ वी हैव, अगर हमारे पास ये सैनिटी है इसकी, हम लोग चेक कर पाए कि ये फेक रिव्यूज आ रहे हैं, हम इसको रोक रहे हैं, तो कंज्यूमर को भी हेल्प करेगा। और ये ब्रांड जो सच में मेहनत कर रहे हैं, जो मेरे फेलो कलीग्स कह रहे थे कि ब्रांड है जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं बट बहुत ज्यादा रिव्यूज पे पैसे खर्च नहीं करते, एजेंसी हायर नहीं करते, ऑर्गेनिक रिव्यू पे डिपेंड होते हैं, उनको काफी हेल्प करेगा। क्योंकि जो लोग गलत तरीके से प्रोडक्ट पे फोकस ना करके फेक रिव्यूज पे या फेक पब्लिसिटी पे फोकस करके अपने ब्रांड को अप करना चाहते हैं, उनको ये किसी तरीके से रोकने की कोशिश करेगा और जेन्युइन और अच्छे प्रोडक्ट को कस्टमर को लाने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल से ये राइट डिसीजन है। इसमें सिर्फ एक चीज है जिसपे मैं फोकस करना चाहूंगा कि जो रिव्यूअर है उसकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए और बहुत ज्यादा रोबोस्ट होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा पैरामाउंट है। अगर ये हो गया तो फिर ये काफी अच्छा होगा जेन्युइन यूजर के लिए और जेन्युइन ब्रांड के लिए। तो बिल्ड अपनी पूरी भारत की ई कॉमर्स जर्नी को, ई कॉमर्स की मार्केट को, जिसको अभी हम बोलते हैं कि अभी 100 बिलियन की है, 2030 तक ये 400 बिलियन की हो जाएगी। इट कैन बी 500 बिलियन इफ यू बिल्ड इट करेक्टली। और रिव्यूज हटाने के मत में तो मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि रिव्यू रहे, रिव्यू सही हो और गलत रिव्यू को हम लोग बहुत जल्दी रोबोस्ट तरीके से हटा पाए। और अगर कोई कोर्ट में या फिर लीगल के पास जाता है तो उसका सॉल्यूशन रोबोस्ट हो, इजी हो और जल्दी हो जाए, ताकि जो 8-10 साल का भी टाइम लगता है किसी ब्रांड के लिए वो ना लगे। बिकॉज हमें ब्रांड के एंगल से भी देखना पड़ेगा। ई कॉमर्स अभी इंडिया का सबसे ज्यादा हाईली फंडेड सेक्टर है, जिसमें अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 23 यूनिकॉर्न्स है और 43 यूनिकॉर्न्स आने वाले हैं, 40 यूनिकॉर्न आने वाले हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने जो मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एसएमई के जो हमारे सेकंड टियर थर्ड टियर सिटी में, जैसे कि जयपुर, सूरत में इतने सारे लोग बैठ के जो भी D2C और ऑनलाइन ओनली ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट उनको हेल्प करे, मेक श्योर कि वो उनके जो ऑर्गेनिक पोस्ट है वो खत्म ना हो और जो फेक रिव्यू सवाल को मैं बेजोन सर के पास ले जाना चाहूंगा। बेजोन सर, जैसे कि अरविंद ने बताया कि लगभग 2025 तक 35 करोड़ जो हमारे हैं ऑनलाइन कंज्यूमर बढ़ने वाले हैं, तो एक बड़ा आंकड़ा है। और इस आधार पर मैं ये जानने की कोशिश करना चाहता हूं आपसे कि जो सरकार के जो गाइडलाइंस थी उसमें जो फेक रिव्यू लिखते हैं या 5 स्टार दे देते हैं गलत तरीके से, उनके लिए कोई स्पष्टता नहीं दिखी कि इन जो फेक रिव्यू वालों पर जो रिव्यूअर हैं इनके लिए शायद कोई, इनके मन में भी किसी तरह का डर नहीं है। सरकारी गाइडलाइंस में कुछ ऐसा नहीं था कि ये लोग डरें, इनमें भी कुछ सख्ती हो। जी बिल्कुल सही।
आप बिल्कुल सही कहे हैं कि अभी ये वॉलंटरी इनिशिएटिव है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसमें कोई कानूनी रूप नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि बहुत जल्दी सीसीपीए जो रेगुलेटर है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के, और सरकार बैठकर इसको एक ऐसा तंत्र लाएंगे जहां ये मैंडेटरी हो, जहां पर डिटरेंट एक्शन होगा। और अभी हम ये चाहते हैं कि डिटरेंट एक्शन के पहले एटलीस्ट एक ऐसा स्टडी करें, एक इस ढंग का मतलब आंकड़े ले आए जहां पर ये फेक रिव्यू वालों को एक्सपोज किया जाए। तो हम सोचते हैं कि अब इसके साथ साथ गाइडलाइंस के तहत एक ऐसा स्टडी कंडक्ट करें बीआईएस कि वो देखें कि कितने वेबसाइट इस गाइडलाइंस को मान्यता दे रहा है और इस गाइडलाइंस के तहत चल रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। और स्पेशली जो छोटे उद्योग के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको कैसे वो मदद करेंगे ताकि सरकार छोटे उद्योग के लोगों के प्रोडक्ट्स को, जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उसको और पब्लिसिटी करवा सके, उनका प्रोडक्ट्स को और विजिबल करा सके और मार्केट में एक अच्छा कंपटीशन ला सके। जैसे अमेज़न कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म में छोटे से छोटे उद्योग के लोगों को, छोटे प्रोडक्ट्स को सामने ले आने के लिए, तो उस ढंग के प्लेटफॉर्म्स को एनकरेज करना चाहिए इस गाइडलाइंस को, और इस गाइडलाइंस के तहत उस ढंग के प्रोडक्ट्स को एक्सपोज करवाना चाहिए जो अच्छे हैं, और जो अच्छे नहीं हैं उनको बिल्कुल अपने वेबसाइट से निकाल देना चाहिए। और ये भी कहना चाहिए क्योंकि वो गाइडलाइंस के उल्लंघन कर रहे हैं। इस ढंग से हम लोग को एक वॉलंटरी इनिशिएटिव शुरू करना होगा, सारे लोगों को लेकर, सब स्टेक होल्डर्स को लेकर, और सीसीपीए को एक अहम रोल अपनाना होगा इसको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि बीआईएस के अंदर में वो कैपेसिटी नहीं है करने का। तो हम सोचते हैं कि सीसीपीए इस काम को आगे ले जा सकते हैं अपने रूप से। बिल्कुल। जहांगीर सर, एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इस जो सेल्फ रेगुलेटरी दिया गया है, मैंडेटरी नहीं किया गया है, क्या आपको लगता है कि अभी सेल्फ रेगुलेटरी करने का टाइम था, सीधे मैंडेटरी कर देना चाहिए था? बल्कि दूसरा, इसी में एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, कि पेड रिव्यूज़ को भी यहाँ पे मौका दिया गया कि अगर आप पेड रिव्यूज़ देते हैं तो उसके लिए अलग से मार्क करना चाहिए था। क्या आपको ये जो सरकार के गाइडलाइन है, जो ये वाला पॉइंट है, ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है इस मुहिम में? डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। जो पेड रिव्यूज है वो भी वो खरीदते हैं, और फेक रिव्यूज वो पहचान से भी लिखा सकते हैं। मैं अभी मेरे फ्रेंड्स को बोला मेरी तारीफ कीजिए, तो मेरी तारीफ में वो रिव्यू लिखेंगे। और जो सीसीपीए पे इतना एम्फेसिस दिया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, फॉरगेट फेक रिव्यू। हमने फेक अवार्ड्स की कंप्लेन किया है राइटिंग में विद ऑल इनक्लोजर्स। आज कितने महीने से इवन एक एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया है। तो सीसीपीए इस तरह जो फंक्शन करती है तो ग्राहक को उसमें विश्वास नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो कोई भी कानून ओनली पेपर पे रहेगा। बिल्कुल। जैस्मिन, एक बड़ा सवाल आपसे, फेक रिव्यूज़ पर लगाम लगाना कितना प्रैक्टिकल है? देखें तो यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में बाजार वॉइस ने एक सर्वे किया था। 75% ऑफ द कंज्यूमर्स ये कहते हैं कि भाई रिटेल इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड फेक रिव्यूज का सेट होना चाहिए, और एक उनसे ओपिनियन मांगा गया था कि ये कैसे अचीव करना है। तो एक बहुत सिंपल तरीका निकाला था उन्होंने कि भाई जो भी ब्रांड है जो फेक रिव्यूज डालता है, उस ब्रांड की जो रेवेन्यू है उसमें से 16%, 15% से 16% ब्रांड की रेवेन्यू को फाइन के तौर पे इम्पोज करना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो इमीडिएटली मैं बोलता हूं अगले दिन सारे के सारे फेक रिव्यूज निकल जाएंगे, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ रहा है आज की तारीख में रिव्यूज के ऊपर से, और लोग उस ब्रांड के पास दोबारा कभी नहीं आएंगे अगर उनको पता चल गया कि ये रिव्यूज फेक है। तो ये मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल। आखिर में अरविंद, आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि अब क्या जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है उसके बाद अब क्या चुनौतियाँ बचती है? आपको क्या लगता है कि और क्या चुनौतियाँ इस मुहिम में होंगी? ना तो मेरे ख्याल से जो भी क्लियर नहीं है कि कैसे वो चेक करेंगे कि कोई रिव्यू फेक है
या फिर वो रिव्यू जेन्युइन है, इसकी अभी क्लियरिटी नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ, और जिस तरीके से अपने ई कॉमर्स में रिव्यूज डिजिटली आते हैं, ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जो कि किसी वेबसाइट के लेवल पे या रिव्यू के लेवल पे उसको रैंक कर सके कि ये रिव्यू कितनी परसेंट ठीक है या कितनी परसेंट जेन्युइन है। इससे क्या होगा कि हमें अगर ये वॉलेंट्री भी है तब भी कस्टमर को एक आइडिया रहेगा कि इस वेबसाइट पे ओवरऑल लेवल पे इतने रिव्यू फेक आ रहे हैं। तो जैसे अभी जैस्मिन सर कह रहे थे, एक यू में स्टडी हुई थी ऑलमोस्ट ब्यूटी और एफएमसीजी कैटेगरी में 55% रिव्यूज फेक है ईयू के हिसाब से इन बोथ कंट्रीज। इंडिया में मुझे को लगता है कि नंबर थोड़ा सा हाई होगा, अभी कोई ऐसी गवर्नमेंट के लेवल से या फिर एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरफ से ऐसी स्टडी आई नहीं है। इसमें मतलब कर्टेल करने के दो ही तरीके हैं। अगर पहला तो कि जो हमारा रिव्यूअर है उसकी पहचान कर पाना हाँ, आसान हो। दूसरा, एक पब्लिक डोमेन हो जहाँ पे हम पता कर पाए कि किस वेबसाइट की रैंकिंग कितनी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है। ठीक है, ठीक है अरविंद, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे पास समय काफ़ी कम है। तो आप सभी मेहमानों का कंज्यूमर इज किंग में बहुत बहुत स्वागत है। बेजुम सर आपका, जहांगीर सर आपका, जैस्मिन, अरविंद आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। कुल मिलाकर इस प्रोग्राम से मुझे ये समझ आया है कि जो सरकार ने जो पहला कदम उठाया है फेक रिव्यूज़ को रोकने के लिए, वो काफ़ी अच्छा है, इसको और आगे तक बढ़ाना है। दूसरी बात ये समझ आई कि जो कंपनियां हैं उनका भी रेटिंग तय होनी चाहिए, जिस तरह से वो दूसरों को रेटिंग देती है उनकी भी कंपनियों की रेटिंग तय होनी चाहिए। साथ ही साथ सीसीपीए को और मजबूती से काम करना होगा ताकि फेक रिव्यूज़ पर जो शिकायतें आती हैं उन पर तेज़ी से काम किया जाए और उन पर लगाम लगाया जाए। तो इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।